तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सेनापति को, जो व्यंग से कहते हैं कि आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ ये है कि महाराज जल्दी ही आपको अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। जिसको सुन के उसकी मेड पूरा खुश हो जाती है और व्यंग को गले लगाकर कहती है कि ओ माय गॉड, ये कितनी अच्छी बात है, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ और आपको बधाई हो, आप जल्दी ही इस महल की महारानी बनने वाली हो। जिसको सुन के व्यंग को अच्छा नहीं लगता है और बोलती है कि लेकिन मैं इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो उसकी मेड बोलती है कि लेकिन क्यों व्यंग, ये आप क्या कह रही हो, महराज ने आपको अपनी पत्नी बनाने का ऑफ़र दिया है और आप इसे इतनी इजीली ठुकरा रही है। तो व्यंग बोलती है कि लेकिन मैं मेड ही रहना चाहती हूँ और कृपया मेरा ये डिसीज़न जाके महराज को बता दीजिए। और मन में सोचती है कि मुझे तो पहले ही से लग रहा था कि महराज मुझे अपनी पत्नी बनाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि हमने कितनी रातें एक दूसरे के साथ स्पेंड की है। तो मुझे नहीं लगता है कि महराज मुझे इतनी इजीली छोड़ देंगे। और मैं बहुत खुश भी हूँ कि महराज ने मुझे इतना बड़ा ऑफ़र दिया, लेकिन फिर भी मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जिस मिशन के लिए यहाँ पे आई हूँ उस मिशन के साथ महराज को पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि महराज मुझे अपना बनाए, लेकिन मैं उन्हें अपना कभी नहीं बना सकती, क्योंकि मेरे लिए अभी मेरा मिशन कंप्लीट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मैं मिशन कंप्लीट नहीं करूँगी तो महराज भी बर्बाद हो जाएंगे और मेरा शहर भी। इसलिए मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैं ये टाइटल एक्सेप्ट कर लूँ, मतलब मैं महराज की पत्नी बन जाऊँ और उनके प्यार में डूबी रहूँ, तो ये हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा और शायद मैं महराज को कभी भी छोड़कर नहीं जा सकती। इसलिए मैं ये चाहकर भी नहीं कर पाऊँगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नाइट हो चुकी है और व्यंग महराज के पास जाकर बोलती है कि महराज, आपने मुझे बुलाया? तो महराज बोलते हैं कि हाँ, और अच्छा लगा कि तुम समय से पहले आई हो। और ऐसे बोल के वो एक मेडिसिन पी रहे होते हैं, जिसको देख के व्यंग बोलती है कि महराज ये किस तरह का मेडिसिन है, क्या आप बीमार हैं या फिर आपको कुछ हुआ है? तो महराज कुछ देर सोचते हैं और बोलते हैं कि देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे बारे में अभी भी चिंता करती हो। इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे हेट नहीं करती हो, राइट? लेकिन अगर तुम मुझसे हेट नहीं करती तो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों नहीं की? तो व्यंग बोलती कि महराज वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आपकी पत्नी बनने के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि महल में यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपके लिए उपयुक्त होगी और मैं नहीं हूँ। तो महराज बोलते हैं कि लेकिन जिस दिन तुम इस महल में इंटर की थी उसी दिन से तुम मेरी हो चुकी हो। अब चाहे तुम्हें ये पसंद हो या नहीं हो, लेकिन अब तुम सिर्फ मेरी हो। तो व्यंग बोलती है कि महराज, मैं ये कब कह रही हूँ कि मैं आपकी नहीं हूँ, बल्कि मैं तो आपकी ही हूँ। इसलिए मेरा जितना भी ड्यूटी है मैं उसे अच्छे से निभाऊंगी। जिसको सुन के महराज उसे प्यार से टच करते हैं और बोलते हैं कि व्यंग, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ हमेशा रहो, क्या तुम इसके बारे में फिर से नहीं सोच सकती? तो व्यंग बोलती है कि लेकिन महराज मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि हर रात आपकी हेल्प करूँगी और आपको जब भी ज़रूरत होगा मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। इसलिए महराज आप इसके बारे में मत सोचिए प्लीज़। तो किंग को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ये प्रपोजल सिर्फ अपने साथ सोने के लिए दे रहा हूँ? अगर तुम ऐसा सोचती हो तो मत सोचो, क्योंकि तुम इस मैटर में गलत हो। फिर बोलते हैं कि जिस रात हमने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया था, हम दोनों को एक दूसरे के लिए कुछ एहसास हुआ होगा और मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, इसलिए तुम भी मुझ पे भरोसा करो। तो व्यंग बोलती कि हाँ मुझे पता है महराज, और मैं आप पे पूरा भरोसा करती हूँ, लेकिन फिर भी महराज मुझे बहुत सारी कमी है। और महराज आपको तो पता ही होगा कि महल में कितनी सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो आपके काबिल होगी। मेरे में बहुत सारा कमी है महराज, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे आपकी पत्नी बनने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और महराज, आप जब तक चाहो मैं आपके साथ रह सकती हूँ, और आपको जिस दिन कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी उस दिन मैं इस महल को छोड़कर चली जाऊँगी। जिसको सुन के महराज को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाकर बोलते हैं कि तुम ये क्या बोल रही हो, दूसरी औरत, क्या तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? तुम मेरे पास इतना ईज़िली आई हो और इतना सब कुछ होने के बाद अब तुम मुझे इतनी आसानी से छोड़कर जाना चाहती हो, जैसे कि कभी कुछ हुआ ही ना था और जैसा कि मैं मैटर ही नहीं करता हूँ। फिर गुस्से में बोलते कि तुम सिर्फ मेरा बॉडी चाहती हो, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो, आखिर क्यों? फिर वो रोते रोते बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना कि तुम सिर्फ इकलौती ऐसी इंसान हो जिसको मैं टच कर सकता हूँ, तो फिर तुम ऐसे मेरे साथ रूडली व्यवहार क्यों करी हो? क्यों तुम मुझे छोड़कर हमेशा के लिए जाना चाहती हो? और ऐसे बोल बोल के वो बहुत रो रहे होते हैं, जिसको देख के व्यंग को बहुत बुरा लगता है। फिर महराज बोलते हैं कि प्लीज़ व्यंग, तुम मेरे साथ ही रहो ना, मुझे छोड़कर मत जाओ, क्योंकि अगर तुम चली गई तो मेरे जिंदा रहने का कोई कारण नहीं होगा, इसलिए प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। जिसको सुन के व्यंग को बहुत बुरा लगता है और वो महराज का आंसू पोंछकर बोलती है कि महराज, मैं कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, लेकिन क्या मैं एक चीज़ आपसे पूछ सकती हूँ? तो महराज बोलते हैं कि हाँ पूछो। तो व्यंग बोलती है कि महराज, अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो आप मेरे से ज़्यादा क्वेश्चन पूछोगे तो नहीं? तो महराज बोलते हैं कि हाँ बोलो। तो व्यंग बोलती है कि महराज, मेरा एक्चुअल नाम व्यंग नहीं है, बल्कि मेरा रियल नाम सोहवा है, और मैं चाहती हूँ कि आज से और अभी से आप मुझे सोवा करके पुकारें। अगर आप मुझे सोवा करके पुकारोगे तभी मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करूँगी। जिसको सुन के महराज बोलते हैं कि बस इतनी सी बात है तो ठीक है, मैं आज से तुम्हें सोवा ही पुकारूंगा,
लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तो व्योम बोलती है कि महराज प्लीज़, मैंने आपसे कहा ना कि आप इसके बारे में कुछ भी मत पूछिए। और महराज, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आज से और अभी से हमेशा मैं आपके साथ रहूँगी और आपसे कभी भी कुछ भी चीज़ नहीं छुपाऊँगी। तो महराज बोलते हैं कि ठीक है, समझ गया, लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए अब मैं कुछ भी नहीं पूछूंगा। फिर बोलते कि सोवा, अगर तुम मुझसे अभी कुछ भी मांगोगी मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। तो सोवा बोलती है कि महराज, आप मुझे मेरे नाम से पुकार रहे हो, मेरे लिए यही काफ़ी है। जिसको सुन के महराज को बहुत अच्छा लगता है और वो सोवा को हक करके बोलते हैं कि थैंक यू, तो मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से किस करते हैं। और किंग बोलते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पूरी लाइफ में किसी को टच भी कर पाऊँगा। उसके बाद वो येवा को गोद में उठा लेते हैं और बोलते हैं कि मैंने ये भी नहीं सोचा था कि कभी किसी का टच फ़ील भी कर पाऊँगा। फिर पूछते हैं कि सोवा, क्या तुम्हें मेरा टच पसंद है? अगर पसंद है तो प्लीज़ मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे कभी दूर नहीं जाओगी। तो सोवा बोलती है कि नहीं महराज, मैं कभी भी आपसे दूर नहीं जाऊँगी और आज से मैं आपकी हूँ, तो आप जो चाहो वो कर सकते हो। उसके बाद दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और हमें कुछ कुछ स्वीट्स मोमेंट्स दिखाए जाते हैं, जिसके बीच में येवा सोच रही होती है कि अब मैं महराज के लिए हमेशा अच्छी रहूँगी और मेरा मिशन क्राउन प्रिंस के बड़े होने तक का है। मतलब मेरे पास 4 साल है, तो इसका मतलब ये है कि मैं महाराज के साथ 4 साल टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। उसके बाद सीन से प्रकार हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिन गुजर चुके हैं और बताया जाता है कि अब येवा को राजकीय तौर पर महाराज की पत्नी मान लिया गया है, जिसके बाद उसे महाराज के महल के बगल में एक महल दिया गया है जहाँ महारानी का अपना कमरा होगा। और महाराज ने सोवा के लिए एक बहुत बड़ा सा गार्डन गिफ्ट किया, जो कि बहुत खास खास लोगों के द्वारा बनाया गया था, जो कि एक उच्च कोटि का था। और साथ में महाराज ने उसे बहुत सारे आभूषण, ड्रेस वगैरह बहुत कुछ दिए, और यहाँ तक कि महाराज ने महारानी की पसंद की मिड भी उसे दिए। उसके बाद सीन से होता है और हमें दिखाया जाता है मिड को, जो कि सोवा के पास आकर बोल रही होती है कि माय लेडी, आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट आए हैं, तो क्या आज आप आकर देखना चाहोगी? तो सोवा बोलती है कि क्या ये गिफ्ट महाराज के द्वारा भेजे गए हैं? तो मिड बोलती है कि नहीं नहीं, ये तो बाकी सभी लोगों द्वारा भेजा गया है जो कि आपका फेवर चाहते हैं। तो सोवा बोलती है कि इसका मतलब ये है कि सबको पता है कि महाराज सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनकी इकलौती पत्नी हूँ, इसलिए सब लोग इस मौके का फ़ायदा उठाकर मुझे अपने साथ मिलाना चाहते हैं और एक तरह से मुझे घूसखोरी जैसा कुछ देना चाहते हैं, ताकि फ्यूचर में मैं उनके काम आ सकूँ। उसके बाद सोवा बोलती है कि लेकिन उनकी ये चालबाजी मेरे सामने काम नहीं आएगी, इसलिए मैं उनकी सारी गिफ्ट को वापस भिजवाना चाहती हूँ। तो उसकी मेट थोड़ा परेशान हो जाती है और बोलती है कि महारानी, क्या आप सारा गिफ्ट रिटर्न करना चाहती है? ये तो वेस्ट हो जाएगा ना, वो लोग इतना मेहनत से हमारे लिए भिजवाए हैं। तो योंग बोलती है कि लेकिन मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं उन लोगों के फ्यूचर का शिकार बनूँ और लोग मेरा यूज़ करें महराज तक पहुँचने के लिए। तो मेट बोलती कि ठीक है महारानी, मैं समझ गई, और ऐसे बोल के वो सारा गिफ्ट को देख के सोचती कि बाप रे, यहाँ तो बहुत सारे गिफ्ट है और बहुत सारा नाम है, एक बार मैं सब देख लेती हूँ कि क्या क्या है। उसके बाद बोलती कि महारानी, मैं एक सूची तैयार कर दूंगी सारे गिफ्ट की और आपको रिपोर्ट करूंगी। लेकिन महारानी, मुझे एक चीज़ आपको बताना था कि ये सारे गिफ्ट में एक गिफ्ट ऐसा है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैं इसे अलग कर दी हूँ आपको दिखाने के लिए। तो सोहा बोलती कि हाँ दिखाओ। तो मेट वो बॉक्स देती है और बोलती है कि ये देखिए महारानी। तो सोहा बोलती है कि ये गिफ्ट किसने भिजवाया है? तो मेट बोलती है कि ये प्राइम मिनिस्टर ने भिजवाया है, जिसको सुन के सोहा पूरा शॉक्ड हो जाती है। तभी मेट बोलती है कि महारानी, आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे ही पीएम को पता चला कि आप महाराज की पत्नी बन गई है, सबसे पहले उन्होंने ये गिफ्ट भिजवाया है। जिसके बाद सोहा जल्दी से वो गिफ्ट खोलती है तो देखती है कि एक गले का हार है, जिसको देख के सोचती है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये भिजवाया है, ये तो वही है ना जो मेरे मास्टर के साथ मिल के राजा को मरवाना चाहता है। फिर सोचती है कि अगर प्राइम मिनिस्टर मुझे गिफ्ट कर रहा है तो इसका मतलब यही है कि हम लोग का प्लान जो सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है उसके लिए ये मुझे बधाई दे रहा है और उसकी पहली नज़र मुझ पर ही है। तभी तो जैसे उसे पता चला कि मैं महाराज की पत्नी बन गई हूँ, तुरंत ही वो उसने गिफ्ट भिजवाया है। लेकिन इतनी जल्दी गिफ्ट भिजवाने का ये भी तो मतलब हो सकता है कि शायद वो मुझे भड़कने की कोशिश कर रहा हो कि कहीं मैं सम्राट का साथ ना दे दूँ और उसके विरोध में शामिल ना हो जाऊँ। और कहीं ना कहीं वो मुझे वार्निंग देने का कोशिश कर रहे हैं कि मैं बीच में ना परूँ और मेरा जो मिशन है मैं सिर्फ उस पर ध्यान दूँ। और ऐसा सोचते सोचते उसे गुस्सा आने लग गया था और वो अपना मुट्ठी बंद करती है तो उसके नेल से उसे चोट लग जाता है, जिसको मेड देख लेती है और बोलती है कि माय लेडी, आपको तो चोट लग गई है, आपके हाथ से खून आ रहा है। रुकिए, अभी मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। तो गाइस, ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके सब बताइएगा कि स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है, और अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हाइप करना भी नहीं भूलिए। बाय बाय।